हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन है वो किस मोड में होता है भाई? सेमी कंजर्वेटिव मोड में। सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन का? ये बात किसने बताई? वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जब दो स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, जब दोनों स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो हर स्ट्रैंड एक टेम्पलेट का काम करता है, क्या बनाने के लिए? नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के लिए। ठीक है, और जब रेप्लिकेशन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ईच डीएनए मॉलिक्यूल विल हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। देखिए, सिंप्लीफाइड भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? जब डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, तो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, राइट? और ईच मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड तो क्या होता है, पेरेंटल, और दूसरा क्या होता है, न्यूली सिंथेसाइज। तो इसको इस डायग्राम के थ्रू समझिए। ये हमारे पास पेरेंट डीएनए, ठीक है, दोनों रेड कलर से हमने डिनोट किए हैं भाई। ये बेस पेयर्स है, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ठीक है, पेरेंट स्ट्रैंड है, रेड कलर है। इसका क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन हुआ, कितने डीएनए स्ट्रैंड बने, कितने मॉलिक्यूल बने, 2। अब ये जो स्ट्रैंड है, देखिए इसकी सीक्वेंस देखिए, टी ए जी सारी सीक्वेंस। तो ये तो है पेरेंटल स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड तो एज इट इज होगा, ये जो स्ट्रैंड है ये कहलाएगा पेरेंटल स्ट्रैंड, क्योंकि ये कहाँ से आया है भाई, पेरेंट से। दूसरा जो स्ट्रैंड होगा, जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, ये होगा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। ये क्या होता है भाई, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, कंटेन वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। इसमें भी देख लीजिए, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो इस तरह से डीएनए जब रेप्लिकेट करता है, डीएनए है ये, इसने अपनी 2 कॉपी बना ली, रेप्लिकेट कर गया। हर स्ट्रैंड में, हर मॉलिक्यूल में वन इज पेरेंटल, अनदर वन इज न्यूली सिंथेसाइज। तो इसमें ये पेरेंटल है, ये क्या है भाई, न्यूली सिंथेसाइज। इसमें पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये क्या है, न्यूली सिंथेसाइज है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, किसके द्वारा? मैथ्यू मिजलसन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल, इन दोनों साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली। किसके अंदर? इकोलाई के अंदर। क्या किया इन्होंने बैक्टीरिया लिया, इकोलाई, उस बैक्टीरिया को ग्रो किया एक कल्चर मीडियम में, जिसमें क्या प्रेजेंट था, अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये N15 था भाई, हैवी आइसोटोप है ये नाइट्रोजन का, एज द नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन। कहने का मतलब है, इन्होंने जिस मीडियम में इकोलाई को ग्रो किया भाई, उस मीडियम में क्या प्रेजेंट था, अमोनियम क्लोराइड, और उसके अंदर नाइट्रोजन, वो क्या है भाई, हैवी आइसोटोप। तो नाइट्रोजन आपको पता है डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है बेस पेयर्स में। तो इसके अंदर क्या हुआ, जब इसको ग्रो किया गया इस मीडियम के अंदर, तो इन इकोलाइज के अंदर नाइट्रोजन 15 क्या हो गया, इनके न्यूली सिंथेसाइज डीएनए में क्या हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया। मतलब इन बैक्टीरियाज के डीएनए के अंदर N15 क्या हो गया, अंदर समा गया, इनकॉर्पोरेट कर गया। ठीक है, क्या किया भाई इन्होंने, इकोलाई को ग्रो किया, किस में, एक मीडियम में, जिसमें क्या प्रेजेंट था, अमोनियम क्लोराइड, और जिसमें नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है N15। ठीक है, तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे चलते हैं, ये डीएनए है, किसका डीएनए है भाई, ये इकोलाई का। किसका डीएनए है ये, इकोलाई का। और इस डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर जो नाइट्रोजन है वो क्या है, N15 है। क्या है वो, N15 है। इस बात को हमने कैसे चेक किया, हमने चेक किया एक टेक्निक के द्वारा। उस टेक्निक का नाम होता है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड। कौन सा मेथड होता है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन।
सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से हमने क्या किया, इस बात को चेक किया, तो हमने ये पाया कि इकोलाई के डीएनए के अंदर नाइट्रोजन 15 क्या हो चुका है, इनकॉर्पोरेट हो चुका है। इज़ दैट क्लियर? तो ये बात हमें क्या हो गई भाई, पता चल गई। इकोलाई को ग्रो किया किस मीडियम में, जिसमें क्या प्रेजेंट था, नाइट्रोजन 15। ठीक है, नाइट्रोजन 15 क्या हो गया भाई, इनकॉर्पोरेट हो गया किसके अंदर, न्यूली सिंथेसाइज डीएनए को। इस बात को हमने कैसे पता लगाया भाई, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड से। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन बैक्टीरियाज को जिनका डीएनए नाइट्रोजन 15 से क्या हो चुका है, इनकॉर्पोरेट हो चुका है, उनको हमने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे मीडियम में जिसमें क्या प्रेजेंट था, N14। देखिए उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, they transferred the cell into medium with normal ammonium chloride। देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो नॉर्मल है 14 है, और उससे ऊपर पहले कौन सा था भाई, N15। ठीक है, N15 इनकॉर्पोरेट होने के बाद में उन्होंने उन सारी इकोलाइज को किस में ट्रांसफ़र कर दिया, उस मीडियम में जिसमें नाइट्रोजन क्या था, N14 था। और फिर बाद में उन्होंने वेरियस सैंपल्स लिए अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया वो इस डायग्राम के थ्रू आप समझिए। देखिए ये क्या शो करता है, ये फर्स्ट स्टेप शो करता है कि हमने इकोलाई को ग्रो किया नाइट्रोजन 15 मीडियम में, डीएनए के अंदर क्या आ गया, N15। फिर उन सब बैक्टीरियाज को हमने ट्रांसफ़र कर दिया किसके अंदर, अमोनियम क्लोराइड मीडियम में जिसमें नाइट्रोजन क्या था भाई, 14 था। क्या था, 14। और फिर 20 मिनट के बाद पे, 20 मिनट आफ्टर 20 मिनट्स इन्होंने क्या किया, सैम्पलिंग की, बैक्टीरिया निकाले, उनका डीएनए क्या किया, चेक किया। क्योंकि आपको पता है कि इकोलाई जब बाइनरी फिजन करती है तो वो 20 मिनट्स लेती है। तो उनका डीएनए जब इन्होंने देखा तो डीएनए के अंदर एक जो स्टैंड था उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, N15। ये देखिए जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है ये क्या शो कर रहा है, N15। और ये जो है ब्लूइश कलर का, इसमें क्या है, N14। तो एक स्टैंड तो क्या है भाई, पेरेंटल, एक स्टैंड क्या है इसमें, पेरेंटल, कौन सा, N15। और दूसरा स्टैंड क्या है इसमें, दूसरा स्टैंड है इसमें न्यूली सिंथेसाइज, और न्यूली सिंथेसाइज कौन सा है, N14। इस दूसरे में देख लीजिए आप, इसमें भी ऐसा ही है, एक में N14, दूसरे में सॉरी N15 एंड N14। ठीक है, तो ये हाइब्रिड हो गया। तो ये किस बात को शो करता है, ये इसी बात को शो करता है कि जो डीएनए है वो कैसे रेप्लिकेट कर रहा है, सेमी कंजर्वेटिव मोड से। एक स्टैंड क्या है इसमें, पेरेंटल, दूसरा स्टैंड क्या है, न्यूली सिंथेसाइज। न्यूली सिंथेसाइज क्या है, N14। मीडियम क्या था, N14। इससे पहले डीएनए में क्या था, N15। ठीक है, इज दैट क्लियर? फिर यहाँ पे हमने क्या किया, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से जब इसको हमने चेक किया तो हमें डीएनए के अंदर क्या मिला, हाइब्रिड मिले, N15 भी मिला और N14 भी। फिर हमने इन बैक्टीरियाज को क्या कर दिया, सेम मीडियम में, N14 वाले मीडियम में क्या कर दिया, ग्रो करने के लिए, डिवाइड करने के लिए छोड़ दिया। और 40 मिनट्स के बाद हमने दूसरी सैम्पलिंग की भाई। ये कितने मिनट बाद की थी, 20 मिनट। ये कितने बाद मिनट की भाई, 40 मिनट्स के बाद। और 40 मिनट्स के बाद हमने क्या देखा, ये एक बैक्टीरिया डिवाइड करके कितने बनाएगा, दो, दो डिवाइड करेंगे कितने बनेंगे, चार, चारों का डीएनए क्या कर लिया हमने, निकाल लिया। तो देखिए इसके अंदर देखिए मीडियम वही चल रहा है N14। इस बैक्टीरिया की बात करें, इस डीएनए की बात करें तो इसमें एक पेरेंटल, अब तो ये दोनों पेरेंटल हो गए, N15, मीडियम क्या, N14। ये देखिए ये N15, ये N14। ठीक है भाई, ये हाइब्रिड, ये भाई दोनों क्या है भाई, N14, इसमें ये N14 है, ये भी क्या है, N14, ये हाइब्रिड है। ये भाई
हाइब्रिड है, और इसमें क्या है N14 ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल्स तो कैसे आए भाई, जिनमें दोनों स्ट्रैंड्स क्या थे भाई N14, दो क्या आए भाई जिसमें क्या थे हाइब्रिड थे, एक में इन दोनों में हाइब्रिड N14 N15, और इसमें क्या है भाई दोनों में N14 तो ये देखिए N14 ये वाले, N15 ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही मेथड फॉलो हो रहा है, कौन सा, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। देखिए ये जब सेपरेट होगा ना तो N15 N14, वन पेरेंटल कौन सा है भाई, ये है, न्यूली सिंथेसाइज्ड कौन सा है N14, यहाँ पे जब ये सेपरेट होगा N14, न्यूली सिंथेसाइज्ड क्या है N14, तो ये दोनों क्या हो गए N14, ये N14 N15 N14 ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट और ये डायग्राम ये शो करते हैं कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव मोड से, और सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, वन विल बी पेरेंटल स्टैंड, अनदर वन विल बी न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड्स। अगर आप इसको नेक्स्ट जनरेशन पे प्रोसीड करके देखें तो करके देखिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर आप इसको नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाते हैं, जनरेशन नंबर 3, तो यहाँ पे 4 डीएनए कितने बनेंगे 8, कितने बनेंगे 8, करके देखिए आप इसको, आपको और ये कंसेप्ट बेहतरीन समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये हमने नोटिस किया, यहाँ पे क्या नोटिस किया भाई, डीएनए दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कल्चर 1 जनरेशन 20 मिनट्स के बाद आफ्टर द ट्रांसफर फ्रॉम N15 to N14 मीडियम हैड ए हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी। देखिए N15 से कहाँ ट्रांसफ़र किया है N14 को, N15 से N14 को, तो क्या मिले हमें हाइब्रिड, एक में N14 था दूसरे में क्या था N15। दूसरी स्टेटमेंट, डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन 40 मिनट्स was composed of equal amount of hybrid DNA and of light DNA। जब हमने कितने मिनट्स के बाद 40 मिनट्स के बाद, तो दो तो हाइब्रिड मिले और दो क्या मिले भाई लाइट वाले मिले, ठीक है। यहाँ पे लाइट का मतलब होता है N14 लाइट है, N15 क्या है हैवी डीएनए है, ठीक है। ये बात हुई सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन की। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया गया भाई प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ये किसने किया, ये किया था टेलर एंड इट्स कलीग्स ने, दैट वाज डन इन 1958। इन्होंने प्लांट्स के ऊपर किया, प्लांट्स का नाम था विसिया फाबा, ये बीन्स होती हैं, इनके अंदर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया भाई, जो क्रोमेटिड्स थे, क्रोमोजोम्स थे, उनको लेबल कर दिया किससे, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन से। किससे, थाइमिडीन से। क्या कर, थाइमिन आपको पता है बेस पेयर होता है, उसको क्या बना दिया इन्होंने रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, ठीक है। क्रोमोजोम्स हैं, क्या करेंगे, डीएनए है, इनके अंदर रेप्लिकेट करेगा। कितने बने भाई 2। ये तो कौन सा भाई पेरेंटल क्रोमेटिड, ये पेरेंटल है, ये क्या है न्यूली सिंथेसाइज्ड, ठीक है। ये क्या है पेरेंट, जो रेड कलर का आपको दिख रहा है दैट इज पेरेंटल एंड दिस वन इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। यहाँ पे देख लीजिए ये पेरेंटल क्रोमेटिड है, ये क्या है न्यूली सिंथेसाइज्ड। इनके अंदर क्या था भाई नॉर्मल थाइमिन था, इनके अंदर क्या था नॉर्मल थाइमिन, इसके अंदर क्या है रेडियो एक्टिवली लेबल्ड थाइमिन। अब सेकंड जनरेशन पे आज ये जब रेप्लिकेट करेगा तो कितने बनेंगे 2, ये रेप्लिकेट करेगा तो कितने बनेंगे 2। ये पेरेंटल स्टैंड का काम करेगा, ठीक है, ये पेरेंटल स्टैंड का काम कर रहा है, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड हो गया भाई। ये किसका काम करेगा पेरेंटल स्टैंड का, न्यूली सिंथेसाइज्ड ये हो गया। तो इसके अंदर तो क्या है नॉर्मल है, इसके अंदर नॉर्मल थाइमिन है, इसके अंदर एक में नॉर्मल है, एक में क्या है रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए, इसमें ये पेरेंटल स्टैंड, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड,
ये पेरेंटल, ये न्यूली सिंथेसाइज। तो दो तो क्या आ गए भाई, इसमें नॉर्मल आ गए, और दो क्या आ गए भाई, हाइब्रिड आ गए। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट भी इसी बात को प्रूव करता है कि जो डीएनए होता है वो कैसे रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से, जो किसने, टेलर एंड हिज कलीग्स मीन साथियों ने, किसके अंदर, विसिया फाबा के अंदर। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डीएनए का जो मैकेनिज्म है रेप्लिकेशन का वो क्या है, और उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ये एंजाइम्स एस्पेक्ट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव पॉइंट्स में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसका जो मेन एंजाइम होता है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम होता है जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में ये 3 टाइप्स के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इट हेल्प्स इन प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर। इसको हम कॉर्नबर्ग एंजाइम्स के नाम से भी जाना जाता है, इसको कहते हैं इसको, राइट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर में क्या करता है, ये मदद करता है। सेकेंड वन इज डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड रिपेयर एंजाइम। ये रिपेयरिंग के एस्पेक्ट में भी क्या करता है, हेल्प करता है। थर्ड वन इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इट टेक्स पार्ट इन रेप्लिकेशन। ये मेन एंजाइम है जो रेप्लिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है भाई, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। मेन एंजाइम क्या है जो पॉलीमरेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब हम बात करते हैं किसकी, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में 5 टाइप के होते हैं। अल्फा, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन में मदद करता है, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। बीटा, दैट इज रिपेयरिंग ऑफ डीएनए, दिस इज गामा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयर में, एंड दिस इज डेल्टा, डेल्टा हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये मेन एंजाइम है जो रेप्लिकेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। एंड नंबर 5th वन इज एप्सिलॉन, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीमरेज एक्टिविटी ऑफ हेला सेल्स। ये हेला मीन्स हेनरिएटा लैक नाम है, जो जिसकी कैंसर सेल्स के अंदर पॉलीमरेज एक्टिविटी में क्या करता है, एंजाइम मदद करता है। What is the characteristics of enzyme DNA polymerase? This is very important point, और ये बहुत important aspect है कि DNA polymerase जो एंजाइम है वो उसकी क्या characteristics है। नंबर 1, it uses DNA templates to catalyze polymerization of deoxynucleotides। ठीक है, ये एंजाइम DNA टेम्पलेट्स को यूज़ करता है क्या बनाने के लिए, नया स्टैंड बनाने के लिए। ये एंजाइम बहुत ही एफिशिएंट होता है और ये पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस बहुत थोड़े समय में और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से करता है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन बहुत थोड़े समय में और बहुत ही एक्यूरेसी से करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जो पॉलीमराइजेशन की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ फ्रॉम डायरेक्शन 5' to 3'। DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization in one direction, that is 5' to 3'। ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा जो नया स्टैंड बनाएगा वो कौन सी दिशा में होगा, कौन सी डायरेक्शन में, 5' to 3' डायरेक्शन में होगा। एंड नेक्स्ट वन इज द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। 2000 बेस पेयर सेकेंड, 2000 बेस पेयर्स को यो 1 सेकेंड में क्या कर देता है, जोड़ देता है, लिंक कर देता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ दूसरे एंजाइम्स हैं जो इस प्रोसेस में क्या करते हैं भाई, इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 इज़ हेलिकेज, जो डीएनए के स्टैंड्स को अनवाइंड करता है। सेकेंड वन इज़ एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो सेपरेटेड स्टैंड्स को क्या करती है, स्टेबलाइज करती है। एंड नंबर 3rd वन इज टोपोआइसोमरेज, ये डीएनए को क्या करता है, कट कर देता है और फिर ज्वाइन कर देता है ताकि उनके अंदर कोई टेंशन होती है उसको रिलीव कर देता है। एंड नेक्स्ट वन इज प्राइमेज, ये किस में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए
प्राइमर्स, डीएनए लाइगेज, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को क्या करता है, जोड़ता है। इन एंजाइम्स के बारे में जब हम डीएनए का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे उसमें इन सब एंजाइम्स के बारे में दोबारा से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।